हेलो एवरीवन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक कर चुके थे। ठीक है, वर्गीकी चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? तो ऊँट है। ठीक है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं। श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल पीकर संग्रहण कर लेते हैं, अपनी आंत में इंटेस्टाइन में करते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो यह है कंगारू चूहा। ठीक है, ऑप्शन डी है इसमें। शॉकिंग था जब पहली बार आया था ये सवाल। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा। क्वेश्चन नंबर 49, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो यह है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। आप इमेजिन कर पा रहे हैं सांप की विष जहाँ से निकलती है वो वाली ग्रंथि, और वो जो कशेरुकी लोग हैं मतलब प्राणी हैं उनकी लार ग्रंथियाँ, ठीक है, एक जैसी हैं वो। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके? जंभिका दंभ के। ऑप्शन डी। ठीक है, जंभिका दंभ। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। शैल बोलते हैं ना चट्टान को, तो शैलोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी होना चाहिए। ऑप्शन बी। ठीक है, घटपर्णी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। अब आपको करना ये है कि एक बार गूगल कर लें घट क्या है, घटपर्णी कैसा दिखता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। एक्चुअली वो पत्ता ही रहता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि 2 पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, उनका मुंह खुलता है बंद होता है। तो घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ये मेन बात है कि नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? कीटों को अपना आहार बना लेते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचन एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा किया जाता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो एक बार गूगल या यूट्यूब कर लें, वो समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो यीस्ट किण्वन, ठीक है, ये पता है। कैसीन दुग्ध प्रोटीन, ये भी पता है। एलोवेरा आवृत्त बीजी, ठीक है, और घटपर्णी परजीवी आवृत्ति, ये नहीं होगा।
घटपर्णी या नेपेंथीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है और वहाँ के कीटों को खा के वो मतलब उससे पूरा कर लेता है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 55 सुमेलित नहीं है बताना है, तो घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है, ठीक है, ये तो सूखी जगहों पे उगता है। और आगे देख लेते हैं, जो अमरबेल है वो तना परजीवी है, चंदन है वो जड़ परजीवी है, और ऑर्किड जो है वो अधिपादप है। घटपर्णी, अच्छा हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। घटपर्णी नेपेंथीस कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधा मुख्यतः शाक होते हैं, हर्ब्स होते हैं और दलदली और अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। अच्छा मैंने गलत बता दिया था कि वो सूखे स्थानों पे, ठीक है, ये देख लीजिए, दलदली और नम स्थानों पे उगते हैं। जलोद्भिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधों से है। इस प्रकार ये पादप जलीय पर्यावरण में रहते एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 नेपेंथीस खासियाना यानी घटपर्णी, देखिए इनका स्कूल वाला नाम है इनका, ठीक है, घटपर्णी का घर वाला और स्कूल वाला नाम नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में कहाँ पे, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं यहाँ पे पानी वानी का बहुत ज़्यादा रहता है ना, नम स्थान है ये, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 57 पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो यह तना पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा है वह प्रकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वास्तविक नाम कुरकुमा लौंग है, तथा यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, ठीक है। कुछ नहीं तो यूपीएससी का भी क्वेश्चन बन सकता है ये हल्दी को लेकर, जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंगकारी इत्यादि के रूप में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशियाई पौधा है ये। क्वेश्चन नंबर 58 हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा, सेम क्वेश्चन है, प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 59 फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो क्या है, ड्रूप, ठीक है। हमें से आधों ने शायद सुना भी नहीं होगा ड्रूप क्या है। लीची क्या है, एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसका बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है, ठीक है, ये परिभाषा ही है ड्रूप की, तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो कौन है, शकरकंद है। रूपांतरित जड़ बोलेंगे शकरकंद को। शकरकंद इस स्कूल से पढ़ा लिखा है, पर यह अनुकूलित परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने की पर्व संधियों से होती है जो ज़मीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है, ठीक है। शकरकंद उसको क्या बोलते हैं, वो जो आलू के जैसा दिखता है ना, शकरकंद वही होता है, मीठा मीठा सा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है पूछा है, ठीक है। किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो शकरकंद का। जो गन्ना, आलू, अदरक है वो तने का रूपांतरण है। ये तना थे पहले कभी, ठीक है, फिर अच्छे स्कूल में गया और फिर उसके बाद खुद आलू, अदरक, गन्ना बन गए, तो इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कौन सा तना है, अदरक है। तना कौन है, अदरक है। तना कौन है, अदरक है, ठीक है। इसका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आता है। शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ हैं।
नेक्स्ट 63, अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं। चूँकि अदरक में संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः कहा जा सकता है कि तना अदरक है, जड़ अदरक तना है, जड़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें मिलान करना है। तो आलू क्या है? आलू है स्तंभकंद। स्तंभकंद। शल्ककंद क्या होगा? लहसुन है। शल्क उसको बोलते हैं, मतलब लेयर्स जो होती हैं, ठीक है। तो लहसुन जो है उसमें लेयर्स होती हैं, कई सारी छिलके होते हैं। तो कुछ कुछ अगर उस पर ध्यान रखेंगे तो एक तो याद हो ही जाएगा। प्रकंद क्या है? अदरक है। प्रकंद अदरक। और घनकंद क्या है? जिमीकंद सूरन। जिमीकंद और सूरन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, शल्ककंद लहसुन और घनकंद जिमीकंद सूरन, ठीक है। 65, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। रूपांतरित स्तंभ अभी हमने देखा, ठीक है। यह एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद है जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आलू है कंद। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं। भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों पर फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आंखें पार्श्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नए पौधों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य साहचर्य है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कवक मूल। क्या रहा है? कवक मूल कवक और उच्च पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्य साहचर्य फंक्शनल एसोसिएशन है जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके किसके बीच में? माइकोराइजा किसके बीच में एक सहजीवी संबंध है? तो यह है कवक और पौधों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 69, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या हैं? सहजीवी। फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ होती हैं, उसमें गांठ पाई जाती हैं जड़ों में, ठीक है। उसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, वो क्या हैं? सहजीवी हैं। ये जो गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण तथा द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। ऐसा है कि 2-3 लोग साथ में रह रहे हैं, मतलब 2 लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है। अपनी अपनी मजबूरी है। एक जो है वो नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है और दूसरा जो है वो भोजन और आवास दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, मटर पौधा है शाक है, ठीक है। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा 1 वर्षीय पौधा होता है, यानी 1 वर्ष में हो जाता है ये। हर्बेसियस बोलते हैं इसको, हर्बेसियस, ठीक है। इस पौधे का तना कमज़ोर होता है। अगर आपने मटर का पौधा देखा होगा तो कई बार ऐसा होता है कि मटर आप उखाड़िए तो तने सहित हाथ में आ जाता है। अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान या टेंड्रिल पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मटर का शाक। क्वेश्चन नंबर 71,
लौंग क्या है? ये बंद कलियां हैं। लौंग को देखो कली जैसी लगती है ना, बंद कली है या पुष्प कलिका है। इसका उपयोग मसाले, औषधि इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वास्तविक नाम मत जानिए, बहुत कठिन है, आगे चलते हैं। इनका जन्म इंडोनेशिया में को माना जाता है तथा इनका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। ठीक है, ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। इनकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब ये इस टाइम रहा होगा, अभी का मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती। और भारत में तमिलनाडु है। ठीक है, ये भी इसी टाइम का है रिकॉर्ड, तो कहा नहीं जा सकता अभी भी वैसा ही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका है? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। लौंग, सूखा फल, फूल, सॉरी फल नहीं फूल। क्वेश्चन नंबर 74, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन डी। किससे प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्पकली, शुष्क पुष्पकली। क्वेश्चन नंबर 75, लौंग फूल कली। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन देखिए ज़रा, अंतस्थ कली, सहायक कली, वनस्पति कली, फूल कली। तो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि किसका निरूपण है, ये फूल कली का निरूपण है। क्वेश्चन नंबर 76, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केसर जो है वो बीज नहीं है। ठीक है, जो सन है वो तना है, अफ़ीम जो है वो अफ़ीम की डूडी बोलते हैं उसको, और अदरक जो है वो राइजोबियम से जुड़ा है। ठीक है, केसर एक मसाला है जिसे सैफरॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल की स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सैफ्रोनॉल, देखिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसमें पाया क्या जाता है, कौन सा रसायन पाया जाता है? सैफ्रोनॉल एवं पिक्रोक्रोसीन, सैफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसीन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट और सुनहरा बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है, फूल के एक बार अगर आपने कभी देखा हो या यूट्यूब या गूगल पे फिर से एक बार इसे भी सर्च करके देखें कि क्या है ये। ठीक है, कहाँ से निकलता है? तो फिर फूल रहेगा, उसके बीज बनाने वाले जो भाग रहते हैं ना, उनसे निकलता है, ये सूखा सूखा सा होता है। क्वेश्चन नंबर 79, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही नहीं है? तो आलू तो कंद था ना, तो ऑप्शन सी जो है वो हो गया। ठीक है, अदरक क्या है? प्रकंद है। प्याज क्या है? मांसलपर्ण है। नारियल भ्रूण पोष। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वो होता है तना। आलू का हम जो खा रहे हैं वो कौन सा है? तना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? भिंडी। बताइए। हमारे घर में तो भिंडी आज तक सब्जी की तरह खाई जा रही है, सब्जी बोल बोल के खा रहे हैं। भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है। ठीक है, जिसका वानस्पतिक नाम एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है। इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू खाया जाने वाला भाग तना और तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा एक कच्चा फल नहीं है? सेब। ठीक है, सेब कच्चा फल नहीं है। तो खजूर जो है वो कच्चा फल है, अंगूर जो है वो भी कच्चा फल है, आलू बुखारा जो है
वो भी कच्चा फल है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी होते हैं तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। अंडाशय के अलावा जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं तो उनको फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल कहते हैं। और इनके उदाहरण है सेब, काजू, नाशपाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। ऑप्शन ए। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह, ठीक है, को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 84, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? सॉरी, एक सेकेंड। क्वेरकस, ठीक है, क्वेरकस, कॉर्क, क्वेरकस। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? ओक नामक वृक्ष की छाल होता है। ओक एक पेड़ है, उसकी छाल निकलती है, उससे कॉर्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोमयुक्त कोशाओं वाला होता है। क्वेश्चन 85, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? मतलब लहसुन में जो गंध होती है उसका कारण क्या है? तो होता है सल्फर यौगिक। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल में भी सल्फर पाया जाता है। प्याज में भी पाया जाता है, उसकी भी गंध बहुत तेज होती है, और सरसों के तेल की भी। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक आदि रूपों में किया जाता है। इसे लहसुन को मेडिसिन के तौर पर भी लोग खाते हैं। सुबह खाली पेट खा सकते हैं या फिर जैसे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 86, प्याज़ों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित होते हैं सल्फेनिक अम्ल, निष्कासित करते हैं मतलब निकालते हैं सल्फेनिक अम्ल। प्याज के काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एक एंजाइम है जो प्याज काटने से निकलता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर क्या लिखा है, स्नायी प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है जो आँख में आंसू उत्पन्न करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। यह एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जो मिर्च होता है उसमें जो तीक्ष्णता होती है वो किसके कारण होती है? तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ए है, लाइकोपीन, नहीं कैप्सिन, सॉरी मैं कंफ्यूज कर गई। ठीक है, कैप्सेसिन होता है, ऑप्शन बी होगा। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन, ठीक है, की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 89, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? कैप्सेसिन। अच्छा, लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो उससे मतलब नहीं है, यही होता है कैप्सेसिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो ये हो गया कोशित, प्यूपा, जब वो प्यूपा रहता है। इसे भी देखिएगा, मतलब देख लेना चाहिए थोड़ा सा। लोग जो रेशम के लिए पागल हैं और उनको तो खास करके देखना चाहिए कि कैसे एक कीड़े को खौलते पानी में डाल दिया जाता है जब वो प्यूपा की अवस्था में रहता है और उससे वो रेशम निकालते हैं। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु एक या अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से
खोल कोया तैयार करता है जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उद्योग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या हैं? वे क्या हैं? शहतूत की पत्तियां हैं। ठीक है, शहतूत की पत्तियों पे उगता है, मतलब खाता है, उगता है उस पर। कुछ आगे का नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 तक हो गया है, 92 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।